निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट एंड अदर स्टेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। इस वीडियो से पहले इसका पार्ट 1 बन चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी हुए स्टार्ट करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि किन मेन पॉइंट पे आपको ध्यान देना चाहिए, यानी सीटेट या अदर स्टेट में किससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है, यानी उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। जैसे में आपसे पूछा जा सकता है एक खंड या एक तत्व का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने हैं। कौन है? अल्फ्रेड बिने हैं। इसमें एक और प्रश्न आता है कि एक खंड का जो सिद्धांत है उसका अन्य नाम क्या क्या है, यानी जैसे में पूछा जा सकता है निरंकुशवादी सिद्धांत को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो एक खंड या एक तत्व के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ये पूछा जाता है। तीसरा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे में दो खंड के जो सिद्धांत हैं उसमें दो कारक कौन कौन से हैं। एक होता है आपका जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, यानी जी फैक्टर से आप क्या समझते हैं, तो वो होता है आपका सामान्य कारक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका शॉर्ट नेम या सामान्य कारक, जनरल फैक्टर उसे अंग्रेजी में कहते हैं या हिंदी में सामान्य कारक के नाम से जानते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। साथ में जन्मजात जो कारक होता है वो किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। यानी जो कारक जो आपको बताए गए हैं दो प्रकार के, दो खंड में दो प्रकार के जो कारक हैं, इसमें दोनों होते क्या हैं, ये भी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है। इसमें देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जितने भी बुद्धि के सिद्धांत है, सबसे महत्वपूर्ण आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है। उससे हर बार सीटेट या अदर स्टेट में प्रश्न पूछा ही जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बहुबुद्धि के सिद्धांत को विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखा जाए तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है एक खंड एक तत्व एक कारकीय सिद्धांत, जिसे अन्य नाम से जानते हैं हम लोग निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत इसे क्यों कहा गया, तो इसकी आलोचना होने लगी इसके कारण, या ये अविभाज्य है। अविभाज्य मीन्स क्या हो गया ना कि ये जो सिद्धांत है ये मान लीजिए एक कारक सिद्धांत, यानी एक ही है, ये एक ही कारक सिद्धांत है, इसको विभाजित नहीं किया गया, इसको बांटा नहीं किया गया। बुद्धि को समझा गया एक कारक है, यानी सबसे पहले किसी भी चीज़ को आप देखते होंगे समझते होंगे बस एक ही है, बाद में उसके अंदर जाएंगे प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि हाँ नहीं ये अलग है ये अलग है। तो स्टार्टिंग में देखा गया तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले स्टार्टिंग में इस सिद्धांत दिया था उन्होंने। इस कारण से ये अविभाज्य है, इसीलिए इसका आलोचना हुआ, जिसके कारण इसे किस नाम से भी जाना गया, निरंकुशवादी का सिद्धांत के नाम से जाना गया। आगे चल के इसे आगे बढ़ाने का श्रेय जो जाता है वो आपको टर्मन और स्टर्न को जाता है। इनके सहयोगी कौन थे, वो टर्मन और स्टर्न ही है। इसमें लिखा भी है हमने टर्मन और स्टर्न। तो इसमें जो विशेष था वो हमने आपको बता दिया। ये एक खंड एक तत्व का सिद्धांत है, एक ही कारक है, इसमें दूसरा कोई कारक नहीं है, इसको बांटा नहीं गया था, ये अविभाज्य था और इसका आलोचना हुआ, जिसके कारण इसे निरंकुशवादी का सिद्धांत कहा गया। ये किसका सिद्धांत है, ये तो अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत है। इनके सहयोगी थे स्टर्न और टर्मन, जिसे इन्होंने आगे बढ़ाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो है दो खंड दो तत्व द्विकारकीय सिद्धांत। ये तीन नाम है, तीनों नाम से मतलब गड़बड़ मत कीजिएगा, कोई भी नाम आ जाए तो समझ जाइएगा ये किसका सिद्धांत है। स्पीयरमैन। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने आ गए जो एक कारक एक तत्व का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। दूसरा आता है स्पीयरमैन। दो नाम एक तरह से स्पष्ट हो रहा है, स्पीयर और मैन। तो ये क्या हो गए, दो खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक हो गए। और त्रिखंड भी इन्हीं का आता है, इसे भी याद रखिएगा। त्रिकारकीय सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत है तो ये किसका है, स्पीयरमैन का है। और जितने भी जो आगे चल के आपको खंड वगैरह आएंगे, जो भी सिद्धांत आएंगे, उसका न्यू स्पीयरमैन जो है उसी पे है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इसको बांटा था, यानी खंडों में इसे बांटा था। किसने बांटा था, को स्पीयरमैन ने बांटा था। इनका जो दो खंड है, इन्होंने दो खंड कौन कौन से बताए थे, को दो खंड इन्होंने बताया था। पहला बताया था इन्होंने सामान्य कारक, जिसे अन्य नाम से जी फैक्टर के नाम से या जीएफ के नाम से जानते हैं। दूसरा इन्होंने जो बताया था वो है आपका विशिष्ट कारक, जिसे एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। नाम स्पष्ट रखिएगा, एस फैक्टर।
स्पेशल, स्पेशल मीन्स हो गया विशिष्ट, कुछ करना ही नहीं है, नाम वही है, अंग्रेजी में नाम जानना, विशिष्ट मीन्स होता है स्पेशल, एफ मीन्स होता है फैक्टर, फैक्टर मीन्स हो गया कारक। तो एक होता है जी फैक्टर जिसे सामान्य कारक के नाम से जानते हैं, एक दूसरा होता है विशिष्ट फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर, स्पेशल कारक या विशिष्ट कारक। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जी फैक्टर जो है यानी सामान्य कारक है वो क्या होता है, और एस फैक्टर यानी विशिष्ट कारक होता है वो क्या होता है। जैसे मैं अब इसे जनरल भाषा में समझते हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आप नहीं याद रख सकें, कुछ जनरल भाषा में समझ लीजिए कि जैसे में कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ उसमें गुण होते हैं जिसे हम जन्मजात कारक के नाम से जानते हैं, यानी कुछ ना कुछ लेके स्पेशल चीज़ लेके आता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं कि जन्मजात कारक के नाम से जानते हैं। जन्मजात जो कारक होता है वो महत्वपूर्ण कारक होता है, ठीक है, याद रखिए कि जन्मजात कारक होता है वो महत्वपूर्ण कारक होता है, और इसे हम सामान्य कारक के नाम से जानते हैं। सभी लोगों में सामान्य कारक इसका नाम रखा क्यों गया, जनरल फैक्टर क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ जन्मजात कारक होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ जन्मजात गुण होते हैं, जन्म से ही लेके वो आते हैं, इसीलिए उसे सामान्य के नाम से जाना गया। मुझे नहीं लगता कि आगे से आप भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं विशिष्ट कारक के बारे में, स्पेशल फैक्टर के बारे में। तो स्पेशल फैक्टर ये होता है कि जब कोई भी बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद वो सीखना प्रारंभ करता है, सीखता है यानी अर्जित करता है, मतलब वो जो भी वातावरण, जो भी इन्वायरमेंट में जाता है तो वहाँ से कुछ ना कुछ अर्जित करता है। तो जो अर्जित करता है, अर्जित जो कारक होता है उसे हम लोग विशिष्ट फैक्टर के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट फैक्टर के नाम से या स्पेशल फैक्टर के नाम से जानते हैं। स्पेशल फैक्टर यानी अर्जित करता है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी भूलने की संभावना है, समझ भी गए होंगे। विशिष्ट कारक मतलब अर्जित कर रहा है, क्या कर रहा है वो, अर्जित कर रहा है, जो भी वातावरण में जा रहा है वो अर्जित कर रहा है यानी कुछ सीख रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा कारक। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे सिद्धांत के बारे में, त्रिखंड या तीन तत्वों या त्रिकारकीय सिद्धांत। ये किसका है कि ये स्पीयरमैन का है। इन्होंने पहला वही था आपका सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक, इन्होंने एक और नाम जोड़ा, तीसरा जब आलोचना वगैरह होने लगा ज़्यादा तो इन्होंने इसको क्या किया, आगे तब्दील किया और इसमें तीसरा जो नाम जोड़ा, तीसरा कारक जो जोड़ा वो है सामूहिक कारक। तो सामूहिक कारक क्या है कि जन्मजात प्लस अर्जित, यानी जो जन्मजात है और जो अर्जित है दोनों को जोड़ के सामूहिक कारक नाम दिया है। तो सामूहिक कारक का मतलब क्या होता है कि वो आपका जो भी जी फैक्टर है प्लस एस फैक्टर है दोनों का सामूहिक रूप है जिसे हम जानते हैं सामूहिक कारक के नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा है आपका बहुकारकीय या परमाणुवादी या बालू का सिद्धांत। तीन नाम है, तीनों नाम याद रखिएगा, इसे याद भी हम आपको करा देते हैं। बहुकारकीय मीन्स बहुत सारे कारक, अनेक कारक यानी असंख्य कारक। उसी तरह बालू का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत इसे क्यों कहा गया, क्योंकि बहुकारक मीन्स क्या होता है, अनेक कारक, असंख्य कारक। आपने बालू देखा होगा, बालू में क्या है, असंख्य उसके कण होते हैं, इसीलिए इसे बालू का सिद्धांत कहा गया। इसी तरह परमाणुवादी सिद्धांत, बहुत सारे अणु मिलकर परमाणु का निर्माण करते हैं, बहुत सारे, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, आपका बहुकारकीय सिद्धांत नाम दिया गया, या परमाणुवादी सिद्धांत दिया गया, या बालू का सिद्धांत नाम दिया गया। इसमें अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये किसका सिद्धांत है, किसने इसका प्रतिपादन किया, तो वो है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। किसका है, बहुकारकीय यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ये होता क्या है कि असंख्य कारक या अनेक कारक होते हैं। इसमें क्या होता है, असंख्य कारक होते हैं या अनेक कारक होते हैं। इसमें एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, उभयनिष्ठता गुण। याद रखिएगा ये शब्द, उभयनिष्ठता गुण। उभयनिष्ठता क्या होता है, को दो गुण होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, दो गुण क्या होते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, और ये गुण जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होगा। उभयनिष्ठता गुण जिसमें ज्यादा होगा वो उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। बस इसमें यही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। पांचवा, समूहकारकीय सिद्धांत। ये किसका है, तो ये है लुईस थॉर्नस्टन का। याद रखिएगा, बहुकारकीय आपका थॉर्नडाइक का हमने बताया, दूसरा आपका समूहकारकीय अगर आ जाए तो ये लुईस थॉर्नस्टन का है। दोनों में अंतर है, समूह है और यहाँ पे बहु था। तो बहुकारकीय यानी थॉर्नडाइक, समूहकारकीय यानी लुईस थॉर्नस्टन। इन्होंने 7 प्राथमिक कारक बताया है, और 7 प्राथमिक जो कारक हैं वो प्रत्येक कारक एक दूसरे से भिन्न हैं और अद्वितीय हैं। इसमें देखा जाए तो पहला है अंकिक कारक यानी नंबर फैक्टर। इसमें अंकों की पहचान की क्षमता के बारे में बताया जाता है। नंबर
फैक्टर आंकिक यानी अंक से संबंधित, अंकों के पहचान की क्षमता से संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट है, ज़्यादा कुछ करना नहीं। शाब्दिक कारक यानी VF फैक्टर यानी वर्बल फैक्टर, शब्दों की पहचानने की क्षमता। तीसरा है स्थानिक या देशिक कारक यानी कल्पना से संबंधित है, कल्पनीय या चित्र बनाने से संबंधित, कल्पना करने की शक्ति से संबंधित है ये। चौथा है तार्किक कारक, तर्क करने की क्षमता से संबंधित। पांचवा है शब्द प्रवाह कारक यानी बोलने की क्षमता से संबंधित। छठा है स्मृति कारक यानी याद करने की क्षमता या चालाकी से संबंधित। सातवां है प्रत्याक्षात्मक गतिशीलता कारक यानी प्रत्यक्ष या तुरंत उत्तर देने। प्रत्यक्ष मीन्स यानी जो सामने होता है उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष नाम से जानते हैं। तो ये प्रत्यक्ष यानी तुरंत उत्तर देने से संबंधित है। तुरंत उत्तर कैसे मिलेगा? जब प्रत्यक्ष रहेंगे वो तुरंत उत्तर मिल जाएगा, इसलिए इसे तुरंत उत्तर देने से ये संबंधित है। तो ये था आपका समूह कारकीय सिद्धांत। ये सातों जो कारक हैं ये जरूर याद रखिएगा। किसका है ये भी याद रखिएगा, ये है आपका लुईस थॉम्पसन से। बाकी सब आपका नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष आ जाएगा, प्रत्यक्ष से संबंधित हो जाएगा। स्थानिक या देशिक कारक आ जाएगा तो ये कल्पना से संबंधित हो जाएगा। अब स्थानिक या देशिक कैसे याद करेंगे, इसका याद करने का तरीका मैं आपको बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, उसमें भी ये सारे नाम है तो उसमें मैं स्पष्ट तरीके से आपको याद करा दूंगा। फिलहाल आप ये नाम जो 7 प्राथमिक कारक हैं वो याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? लुईस थॉम्पसन से संबंधित है। और सिद्धांत का क्या नाम है? तो समूह कारकीय सिद्धांत है। बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले सिद्धांत के बारे में जानते हैं। अगला सिद्धांत है आपका त्रिआयामी या त्रिविमीय या त्रियामी बुद्धि की संरचना का सिद्धांत। ये देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उनका नाम है JP गिलफोर्ड और इन्होंने सिद्धांत 1967 में दिया था। क्या नाम है उनका? JP गिलफोर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है त्रिआयामी, त्रिविमीय या त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत। ये 3D जो होता है ना, 3D पिक्चर, उसी में त्रिआयामी उसी कहते हैं। आयामी मीन्स हो गया आपका डायमेंशनल, वो 3 डायमेंशनल है ये। इसमें देखा जाए तो मॉडल के रूप में ये किसके रूप में माना गया है? कि मॉडल के रूप में माना गया और बुद्धि के 3 आयाम या 3 विमाएं और 3 संरचनाएं बताया गया है। इसमें देखा जाए तो पहला जो है वो है आपका पहला आयाम या विमा या संरचना, वो है आपका विषय वस्तु। दूसरा है आपका संक्रिया और तीसरा है आपका परिणाम और उत्पाद। जनरल भाषा में याद मैं करा देता हूँ। कैसे याद करेंगे त्रिआयामी को? देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, वो सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु आप कोई भी चूज करते हैं, फिर उसका जो भी प्रोसेसिंग होता है यानी जो भी प्रक्रिया होता है, जो भी संक्रिया होता है वो करते हैं। यानी कोई विषय वस्तु चूज किया आपने और उसके बाद सारी चीज़ पढ़ा कि क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ प्रोसेस किया, फिर उसका परिणाम आता है, यानी लास्ट में क्या होता है, उसका उत्पाद बनता है या परिणाम आता है कि आपने एग्जाम में कैसा आपका रिजल्ट आया। तो इसी तरीके से इसे याद रखिए, पहले विषय वस्तु होता है, दूसरा संक्रिया होता है यानी जो भी प्रोसेस होता है वो होता है, और तीसरा जो होता है परिणाम या उत्पाद होता है। इसलिए इसे त्रिआयामी कहा गया, 3 डायमेंशनल है। जब इसका पिक्चर तो यहाँ पे हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन समझिएगा 3 डायमेंशनल होता है। जैसे में हम थोड़ा सा आपका हेल्प कर देते हैं, ये होता कैसे है। जैसे में इसका पिक्चर अगर बनाना होगा मुझे तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक ये डायमेंशनल हो गया, फिर इसी से संबंधित इसको ऐसे नीचे करके इसे मिलाया जाएगा, फिर इसको ऐसे करके सब ये काट काट के बना सकते हैं। यहाँ पे मैं बना नहीं रहा हूँ, ये बराबर होगा, और फिर ये ऊपर से ऐसे नीचे कट के ये बनता है, ठीक है। ये सारा का जो संख्या वो भी इसमें बताया गया है। इसमें विषय वस्तु हैं, तो विषय वस्तु में क्या क्या कारक हैं वो याद कर लीजिए। जैसे विषय वस्तु है तो सबसे पहले इसमें बताया गया 4 कारक। कितने कारक बताया गया? 4 कारक बताए गए। कौन कौन सा था? आकृति, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए विषय वस्तु है, विषय वस्तु में आकृति है, एक शाब्दिक था, सांकेतिक था, एक व्यवहारिक था, ठीक है। ये पहले जब सबसे पहले ये सिद्धांत दिया गया तब वहाँ पे देखा जाए तो इन्होंने 4 बताया था कि विषय वस्तु क्या क्या है, कारक उसके आकृति है, शाब्दिक है, सांकेतिक है, व्यवहारिक है। इसके बाद संक्रिया में उन्होंने कितने कारक बताएं? तो इन्होंने 5 बताएं। संक्रिया में आपका संज्ञान है, स्मरण है, अपरंपरागत चिंतन है, परंपरागत चिंतन है, और ये मूल्यांकन है। कितने थे? 5 थे। इसके बाद तीसरा है, तीसरा परिणाम या उत्पाद में कि इन्होंने इसमें 6 कारक इन्होंने बताए। क्या क्या? इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन,
निहितार्थ। तो कुल देखा जाए तो स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कुल कितने फैक्टर हैं, कितने कारक हैं, तो वो है आपके 120, यानी 4 × 5 × 6, 4 × 5 × 6, क्योंकि सब में पहले में 4 इन्होंने बताया था, फिर उसके बाद कितना बताया था, 5 बताया दूसरे वाले में, दूसरे आयाम में, तीसरे आयाम में इन्होंने 6 बताया। तो टोटल को गुणा करेंगे कितने आते हैं, को 120 आते हैं। इसमें देखा जाए तो आगे देखते हैं हम, तो इन्होंने न्यू कारक जो बताए वो है आपके 150 न्यू कारक। उसके बाद उन्होंने संशोधित किया कि टोटल कितने कारक हो गए, को 150 कारक। तो इसमें संशोधन क्या हुआ कि विषय वस्तु में आकृति के जगह पे उन्होंने 2 शब्द लेके आया था, दृश्य और श्रव्य। दृश्य और श्रव्य इन्होंने लिखा था। आकृति मीन्स समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह का आकृति, कोई एक दृश्य हो सकता है या श्रव्य हो सकता है, को इस तरह का आकृति का उन्होंने प्रयोग किया। और उन्होंने चेंजिंग किया था, और चेंजिंग इन्होंने आगे के कारक में किया था। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग में 2 यहाँ पे हो गए, आकृति हटा दीजिएगा, 2 हो गए, आकृति की जगह पे 2, दृश्य और श्रव्य को 2, ये 3 4 और ये 5। स्टार्टिंग में कितने हो गए, 5, उसके बाद कितना था 5, उसके बाद कितना था 6, ये टोटल हो गए 150 कारक। कितने हो गए, 150 कारक। पूछा जा सकता है कि जो जेपी गिलफोर्ड का जो कारक है वो कितने हैं, कुल कारक कितने हैं, तो 150 कारक है। न्यू कुल कारक इतने हैं। फिर वर्तमान में अभी कितने कारक है ये भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में इनके 180 कारक है। कितने कारक है, 180 कारक है। तो ये और क्या चेंजिंग हुआ, तो पहले में तो हमने बता दिया विषय वस्तु में चेंजिंग हुआ था, तो वहाँ पे आकृति और दृश्य और श्रव्य लग गया था। लेकिन इसके बाद उन्होंने संक्रिया में भी चेंजिंग किया था। संक्रिया में किस में चेंजिंग किया था कि इन्होंने स्मरण में चेंजिंग किया था। स्मरण के जगह पे उन्होंने स्मृति ध्यान शब्द इस्तेमाल किया और लेखन शब्द इस्तेमाल किया। स्मृति ध्यान या लेखन शब्द इस्तेमाल किया। तो ये टोटल हो गए 6। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए टोटल 6। तो टोटल वर्तमान में कुल कारक कितने हैं, तो 180 हैं। 5 × 6 × 6, इसको गुणा कीजिएगा का 6 × 25 30 को 6 × 18, 180 टोटल कुल कारक कितने हैं, 180 हैं। तो ये है आपके जेपी गिलफोर्ड 1967 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार देखा जाए तो 180 कारक हैं। और इनके कितने आयाम इन्होंने बताया को 3 आयाम इन्होंने बताया है। तीनों आयाम कौन कौन है, विषय वस्तु है, संक्रिया है और परिणाम या उत्पाद है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या लिखा गया है। तो अगला जो है वो है कैटल या हार्न या तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत, जिसे अन्य नाम से जानते हैं जीएफ या जीसी का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कैटल तथा हार्न का सिद्धांत, तरल बुद्धि या ठोस बुद्धि का सिद्धांत या जीएफ या जीसी का सिद्धांत। इसमें देखा जाए तो जो 2 ही इसमें शब्द आए हैं, तरल और ठोस। को तरल बुद्धि क्या होता है, जो भी तर्क, चिंतन या समस्या का समाधान निकालने की जो जन्मजात योग्यता होती है उससे संबंधित होता है तरल बुद्धि। तो देखा जाए तो इसमें आयु के अनुसार ये क्या होता है, घटता है। जैसे मैं बुजुर्ग लोगों को नाम अपना बता दीजिए, फिर भी बुजुर्ग क्या करते हैं, आपका नाम दोबारा पूछते हैं, हमको याद नहीं आ रहा आपका नाम क्या था, तो बुजुर्ग को दोबारा नाम पूछते हैं। तो ये आयु के साथ ये जन्मजात जो योग्यता होती है वो क्या होती है, घटती है। जैसे में बुजुर्ग जो होते हैं नाम याद नहीं रख पाते हैं। दूसरा होता है ठोस बुद्धि, जिसे अर्जित किया जाता है, प्रशिक्षण से प्राप्त किया जाता है। और ये प्रशिक्षण के प्राप्त कौशलों की ये बुद्धि है और ये स्थिर रहती है। और ये क्या रहती है, ये स्थिर रहती है। तो दोनों में अंतर भी याद रखिएगा। जो दूसरा ठोस बुद्धि है वो क्या होता है, स्थिर रहती है। और जो तरल बुद्धि है वो क्या होता है, वो आयु के साथ वो क्या होती है, घटती जाती है। तो इसे भी याद रखिए, कैटल और हार्न का सिद्धांत है। अगला सिद्धांत है जॉन बी कैरोल का सिद्धांत। को ये जॉन बी कैरोल का सिद्धांत का नाम क्या है, को त्रिस्तरीय सिद्धांत है। त्रिस्तरीय सिद्धांत मतलब 3 स्तर हैं उसके, याद रखिए। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर हैं। तीनों स्तर कौन कौन से हैं, को 3 स्तर है इसका, सम्मान, विस्तृत और संकीर्ण। को बुद्धि के विभिन्न कारकों के रूप में विभाजित किया। कितने स्तर हैं इसके, तो 3 स्तर हैं। लेकिन कारक इसके बहुत सारे हैं। कारक क्या है, विभिन्न है, बहुत सारे कारक हैं, लेकिन स्तर कितने हैं, 3 हैं। 3 स्तर में कौन कौन से स्तर है, सामान्य है, विस्तृत है और संकीर्ण है। जिसमें विस्तृत को इन्होंने 8 कारकों के रूप में विभाजित किया। कितने कारकों के रूप में विभाजित किया है, तो 8 कारकों के रूप में विभाजित किया है। देखा जाए तो ये सिद्धांत जो है स्पीयरमैन, थर्स्टन का, कैटल, हार्न का जो सिद्धांत अभी आपने ऊपर में पढ़ा है, सबका समावेश इसमें किया गया, सबको समन्वित इसमें किया गया है।
इसमें देखा जाए तो विस्तृत जो है आपका विस्तृत, पहला तो हो गया सामान्य कारक जो जी कारक है, जी फैक्टर है जो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद विस्तृत जो है 8 कौन कौन से हैं उसे देख लीजिए। तो इसमें 8 कारक जो हैं वो आते हैं आपका तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य स्मृति एवं अधिगम। इसके बाद आता है विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, विस्तृत पुनः प्राप्ति क्षमता, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, गति संसाधन प्रतिक्रिया समय निगमन गति। तो ये सारे आते हैं आपके विस्तृत में। विस्तृत में बड़ा समझ लीजिए जिसे 8 कारकों में विभाजित किया गया है। 8 कारक ऐसे नंबर वाइज को दिया नहीं गया है, लेकिन याद रखिएगा 8 कारक विभाजित किया गया है। इसके बाद तीसरा होता है, तीसरा इन्होंने संकीर्ण रखा है। तो संकीर्ण में क्या होता है को संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहारिक संज्ञानात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रगति कार्य होता है। यानी देखा जाए तो जो भी जी फैक्टर होते हैं वो आपका संबंधित होता है, यानी प्रोसेस होता है विस्तृत स्तर में, और लास्ट में हमें संकीर्ण रूप में नैरो स्तर के रूप में हमें मिल जाता है लास्ट में संज्ञानात्मक क्षमता के अध्ययन में व्यवहारिक संज्ञानात्मक या प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक तथा प्रागैतिक कार्य के रूप में। इसके बाद देखा जाए तो अगला सिद्धांत जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इन्होंने 1983 में ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि जो बुद्धि है वो एकांकी ना होकर बहुकारकीय होता है। एकांकी ना होकर क्या होता है, बहुकारकीय होता है। इन्होंने सबसे पहले 7 कारक दिया, यानी टोटल फैक्टर जो बताया इन्होंने 7 बताया। उसके बाद 1998 में 8 कारक यानी कुछ चेंजिंग किया और उन्होंने बताया 8 कारक। 8वां कारक था आपका प्रकृतिवादी बुद्धि। इसके बाद 2000 में सन 2000 में 9 कारक बताया इन्होंने, अस्तित्ववादी बुद्धि का सिद्धांत बताया है। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो उसमें 9वां कारक नहीं मिलेगा, आपका 8 कारक ही मिलेंगे, लेकिन 9 कारक के बारे में हम डीपली पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका आएगा 2 नंबर पदानुक्रमित या क्रमित महत्व का सिद्धांत, और 3 नंबर में हमने डाला सबका नंबरिंग, हमने 1 2 3 ही स्टार्ट किया प्रत्येक पेज में, तो वो नंबरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ। इसके अगला है त्रितंत्रीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत को देखा जाए तो त्रिस्तरीय सिद्धांत से भी बहुत बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया, तो इसको भी पढ़ेंगे। पदानुक्रमित या क्रमित महत्व का सिद्धांत को भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि के सिद्धांत में देखा जाए तो पहला कारक है आपका भाषागत। भाषागत देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखिएगा। भाषागत जैसे नाम से ही स्पष्ट है, भाषा से संबंधित, यानी जिसको भाषा का भाषा जो होता है उस पर पकड़ हो। तो इसका उदाहरण भी पूछा जाता है कि भाषागत से संबंधित किसमें भाषागत जो बुद्धि होता है किसमें ज़्यादा पाया जाता है। को लेखकों और जो कवि होते हैं उसमें यह बुद्धि अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई ये पूछा जाता है उदाहरण वाला जो चीज़ है उसे याद रखिएगा। जो नाम है भाषागत वो याद रखिएगा और स्पष्ट तरीके से इसे समझ लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत लंबा लिखा गया है, लेकिन ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना, इतना लंबा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल याद रखिए भाषागत यानी लैंग्वेज से संबंधित, भाषा पे पकड़ से संबंधित। और ये किस में ज़्यादा होता है, को कौन ज़्यादा बोलता है, को कवि ज़्यादा बोलते हैं, लेखक ज़्यादा लिखते हैं, को इन्हीं में ज़्यादा होगा ना, तो इन्हीं में ये बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। भाषा के उत्पादन और उपयोग के कौशल, जिसे हम नाम से जानते हैं भाषागत कौशल के नाम, भाषागत बुद्धि के सिद्धांत के नाम से, यह अपनी विचारों को प्रकट करने तथा दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझने हेतु प्रवाह तथा नम्यता के साथ भाषा का उपयोग करने की क्षमता है। जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि अधिक होती है वे शब्द कुशल होते हैं। शब्द याद रखिएगा, शब्द कुशल। वे क्या होते हैं? वे शब्द कुशल होते हैं। ऐसे व्यक्ति शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं और अपने मन में भाषा के बिंबों का निर्माण कर सकते हैं और स्पष्ट तथा परिशुद्ध भाषा का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण में देखा जाए तो लेखकों तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। किसमें अधिक होती है? तो लेखकों और कवियों में। अगला है गणितीय तार्किक गणितीय बुद्धि को। तार्किक जो गणितीय बुद्धि होता है, समझ लीजिए जो तर्क करते हैं, जो गणितीय जो मैथमेटिकल करते हैं उनसे संबंधित है। को वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान के कौशल को हम क्या कहते हैं? तार्किक गणितीय बुद्धि के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की बुद्धि की अधिक मात्र
मात्रा रखने वाले व्यक्ति तार्किक तथा आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? को तार्किक तथा आलोचनात्मक, शब्द याद रखिएगा, आलोचनात्मक चिंतन कर सकते हैं। वे अमूर्त गणना कर लेते हैं और गणितीय समस्याओं के हल के लिए प्रतीकों का पहस्तन अच्छी प्रकार से कर लेते हैं। वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाई जाने की संभावना रहती है। किसमें याद रखिएगा? तो वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाए जाने की संभावना अधिक रहती है। अगला है देशिक, दृश्य बिंब तथा प्रतिरूप निर्माण के कौशल। दृश्य बिंब से संबंधित हो या प्रतिरूप निर्माण, प्रतिरूप मतलब जो मूर्तिकार वगैरह होते हैं तो उसके निर्माण से संबंधित इसमें कौशल पाया जाता है। यह मानसिक बिंबों को बनाने, उनका उपयोग करने तथा उनमें मानसिक धरातल पर परिमार्जन करने की योग्यता है। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाला व्यक्ति सरलता से देशिक सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में रख सकता है। जैसे में देखा जाए तो विमान चालक, अगला है नाविक, अगला है मूर्तिकार, चित्रकार, वस्तुकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक आदि में इस बुद्धि के अधिक पाए जाने की संभावना रहती है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, इसे आप याद रखिएगा। अगला है आपका संगीतात्मक, यानी जो संगीतिक लय तथा अभिरचनाओं के प्रति संवेदनशीलता जिसमें होती है उसमें संगीतात्मक बुद्धि ज्यादा पाया जाता है। सांगीतिक अभिरचनाओं को उत्पन्न करने और उनका सर्जन तथा प्रहस्त करने की क्षमता सांगीतिक योग्यता कहलाती है। इस बुद्धि की उच्च मात्रा रखने वाले लोग ध्वनियों और स्पंदनों तथा ध्वनियों की नई अभिरचनाओं के सर्जन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा कौन सा, तो गीतकार हो जाएगा या वायलिन वादक जो होते हैं वो हो जाएंगे। इसके बाद है शारीरिक गति संवेदी, संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना तथा उसमें सृजनात्मक प्रदर्शित करना, किसी वस्तु अथवा उत्पाद के निर्माण के लिए अथवा मात्र शारीरिक प्रदर्शन के लिए संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी एक अथवा एक से अधिक अंग की लोच तथा पेशीय कौशल की योग्यता शारीरिक गति संवेदी योग्यता कही जाती है। जैसे में धावकों, नर्तकी या नर्तकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, जिम्नास्टों तथा शल्य चिकित्सकों में यह इस बुद्धि की अधिक मात्रा में पाई जाती है। शल्य चिकित्सक याद रखिएगा शारीरिक गति संवेदी में ही आते हैं, ऊपर में भी आपने पढ़ा होगा जिसमें शल्य चिकित्सक यहाँ पे मिला होगा। लेकिन आप याद रखिएगा एक बार सीटेट में प्रश्न पूछा गया है तो वो आपके शारीरिक गति संवेदी में ही आता है। कुछ शल्य चिकित्सक इसमें आएगा, शारीरिक गति संवेदी में ही याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अंतर्वैयक्तिक। याद रखिएगा इंटर INTER पर्सनल, अंग्रेजी में इसे हमेशा देखना होगा INTER, अंतर्वैयक्तिक, दूसरे व्यक्तियों के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता। INTER लिखेगा तो दूसरे व्यक्ति से संबंधित होगा। इस योग्यता द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की अभिप्रेरणाओं या उद्देश्यों, भावनाओं तथा व्यवहारों का सही बोध करते हुए उनके साथ मधुर संबंध स्थापित करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श जो होते हैं वो राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि में उच्च आंतरिक बुद्धि पाए जाने की संभावना होती है। इसके बाद है अगला अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक में क्या होता है को इंट्रापर्सनल होता है। क्या होता है? इंट्रा, दोनों में अंतर याद रखिएगा। इंट्रा आ जाएगा को खुद का हो जाएगा, इंटर आ जाएगा INTER आ जाएगा और इंट्रा में INTRA आ जाएगा। दोनों याद रखिएगा, दोनों दे देगा उसमें गड़बड़ हो जाता है। INTRA आ जाएगा, अंतःवैयक्तिक दे सकता है, इसका नाम अलग भी दे सकता है, इसलिए अंग्रेजी में याद रखिएगा इंट्रापर्सनल जो खुद से संबंधित होता है। इंट्रा मीन्स क्या हो गया? खुद के अंदर को अपनी निजी भावनाओं, अभिप्रेरणाओं तथा इच्छाओं की अभिज्ञता। इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान और उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का कौशल सम्मिलित है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। इस बुद्धि की अधिक मात्रा रखने वाले व्यक्ति अपनी अनन्यता या पहचान
मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थों को समझने में अति संवेदनशील होते हैं। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक नेता आदि में इस प्रकार की उच्च बुद्धि देखी जा सकती है। किसमें होता है को दार्शनिक जो होते हैं उसमें, और आध्यात्मिक नेता होता है उसमें अंतर व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद है आपका प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी आपको 1998 में यानी 1998 में इसे जोड़ा गया था। ये होता क्या है कि ये पर्यावरण से संबंधित है कि पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता है। इससे भी सीटेट में प्रश्न पूछा गया है। इस बुद्धि का तात्पर्य प्राकृतिक पर्यावरण से हमारे संबंधों की पूर्ण अभिज्ञानता से है। विभिन्न पशु पक्षियों तथा वनस्पतियों यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो के सौंदर्य का बोध करने में तथा प्राकृतिक पर्यावरण में सूक्ष्म विभेद करने में यह बुद्धि सहायक होती है। जैसे में शिकारी, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी आदि में प्राकृतिकवादी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद अगला जो है इसमें हमने नहीं डाला है, तो अगला अब आपको हम बता देते हैं कि अगला जो है आपका वो है आपका अस्तित्ववादी बुद्धि। को अस्तित्ववादी बुद्धि में क्या होता है? अस्तित्ववादी बुद्धि आपका जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, इसे जो समझते हैं वो अस्तित्ववादी बुद्धि से संबंधित है। एनसीईआरटी में बस इतना ही है। तो ये इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जो दार्शनिक चिंतक होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट सिद्धांत है उसे हम पढ़ते हैं। तो अभी हम देख रहे थे हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब हम देखेंगे पदानुक्रमित या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। इसमें देखा जाए तो इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? को फिलिप वर्नन या बट हैं। फिलिप वर्नन और बट हैं। इन्होंने तीन जो हैं वो कारक बताए हैं। कौन कौन से? सामान्य कारक जो जन्मजात होता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है आपका विस्तृत कारक और तीसरा है संकीर्ण कारक जो सामान्य और विस्तृत दोनों को जोड़ के रखता है। तो यह है पदानुक्रमित या क्रमिक सिद्धांत जिसका जो प्रतिपादक हैं कौन है? फिलिप वर्नन या बट है। अगला है त्रितंत्रीय या त्रिस्तरीय सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। त्रितंत्रीय या त्रिस्तरीय, इससे पहले भी आपने त्रिस्तरीय पढ़ा है, लेकिन ये भी याद रखिएगा स्टर्नबर्ग का भी आपका त्रिस्तरीय सिद्धांत है। 3 स्तर इन्होंने इसमें दिया है, इसलिए इसे त्रिस्तरीय के नाम से जानते हैं। त्रिचापीय सिद्धांत के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये सिद्धांत किसका है? स्टर्नबर्ग का है। इन्होंने एक बुक भी लिखा है बियॉन्ड IQ 1985 में इन्होंने लिखा है। इसमें देखा जाए तो पहला जो है जो बुद्धि है वो कौन सा है? कि संदर्भ बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बुक में आपका संदर्भ बुद्धि दे देगा, लेकिन सीटेट में प्रश्न पूछा गया है उसमें व्यवहारिक बुद्धि इस्तेमाल किया गया था। कि दोनों नाम याद रखिएगा, संदर्भ बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। नए परिस्थिति या वातावरण में अपनी क्षमताओं योग्यताओं को उसके अनुसार ढाल लेते हैं तो संदर्भ तंत्र या व्यवहारिक तंत्र कहलाता है या व्यवहारिक बुद्धि कहलाता है। दूसरा है घटक। किसी व्यक्ति में किसी भी विषय वस्तु की विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक चिंतन होता है। विश्लेषणात्मक या आलोचनात्मक चिंतन ही घटक कहलाता है। तीसरा है अनुभवजन्य या सृजनात्मक। पूर्व से किए अनुभव का जितना अधिक प्रयोग कर पाते हैं उसे अनुभवजन्य या सृजनात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। तो ये थे आपके सभी बुद्धि के सिद्धांत। इसमें कुछ और भी बुद्धि के सिद्धांत है, जैसे में अगर आप जानना चाहेंगे तो हम बता देते हैं। जैसे में गिलफोर्ड का सिद्धांत है। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बताए हैं। इसे तो हमने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत याद करने में दिक्कत हो जाएगा आपको। को याद रखिए गिलफोर्ड का सिद्धांत है। गिलफोर्ड ने बौद्धिक योग्यताओं के 5 मुख्य समूह बताए हैं। तो इसमें कौन कौन से 5 मुख्य समूह हैं? तो पहला है आपका संज्ञान। इस बौद्धिक योग्यताओं में खोज, पुनर्खोज जैसी योग्यताएं सम्मिलित हैं। दूसरा है अभिसारी चिंतन। यह वह बौद्धिक योग्यताएं हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति प्राप्त सूचना का उपयोग इस प्रकार करता है कि उपयुक्त उत्तर दे सके। इसे हम अभिसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। एक और आता है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन मतलब जिसे आप लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का सृजन वगैरह करना, उसी से संबंधित भी है ये। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न दिशाओं में चिंतन करता है या खोज करता है। चिंतन करता है या खोज करता है। इसके बाद अगला है स्मृति। इस बौद्धिक योग्यता के द्वारा व्यक्ति संज्ञान के द्वारा जो कुछ ग्रहण करता है उसका धारण करता है, जिसे हम स्मृति या मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगला है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन।
इसका क्या अर्थ होता है? तो इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति शुद्धता और उपयुक्तता आदि के संबंध में निर्णय लेता है, जिसे मूल्यांकन के नाम से हम जानते हैं। तो ये थे सारे बुद्धि के सिद्धांत। आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि के मापन के बारे में। सबसे पहले बुद्धि का मापन किसने किया, इसके बाद उसी वीडियो में हम बहुबुद्धि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।